आपके क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है पंजाब में बड़े प्लान्ड वे से घुसपैठ हो रही है। धर्मांतरण पे भी मेरी पीआईएल चल रही है, ड्रग स्मगलिंग पे भी मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। ये अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। पंजाब की सरकार ने न तो अभी धर्मांतरण पे अपना जवाब दिया, पंजाब की सरकार ने अभी ड्रग स्मगलिंग पे भी अपना जवाब नहीं दिया। और तीसरी मेरी पीआईएल घुसपैठ पे चल रही है। आपकी सरकार ने घुसपैठियों के मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिया। मैं जितनी बातें करता हूं पब्लिक में बाद में करता हूं, पहले पीआईएल फाइल करता हूं, कोर्ट में एडमिट हो जाती है, उसके बाद उसके बारे में बोलना शुरू करता हूं। जो मेरी घुसपैठ वाली पीआईएल है उस पे भी पंजाब सरकार पार्टी है, लेकिन पंजाब की सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि उन्होंने पंजाब में कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया। पंजाब की सरकार ने यह नहीं बताया उन्होंने कितने पंजाब के जो घुसपैठिए थे उनको पकड़ के जेल में डाला, और यह भी नहीं बताया उनका टाइमलाइन क्या है, उनका टारगेट क्या है, कितने दिन के अंदर वो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करना तो छोड़िए, पंजाब में घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। आपके क्षेत्र में भी बन रहा होगा, मुझे नहीं आइडिया, आपके क्षेत्र में बन रहा होगा। और डेमोग्राफी कैसी बदल रही है इसका मैं आपको चेक करने का बढ़िया तरीका बताता हूं। आपका ये लोकसभा गुरदासपुर है ना, गुरदासपुर। हाँ, आप 1999 यानी अब से 25 साल पहले 1999 की अध्यक्ष जी आप वोटर लिस्ट निकाल लीजिए गुरदासपुर की, और 2024 में अभी जो लेटेस्ट वाली वोटर लिस्ट है उसको निकाल लीजिए। आपको पता चल जाएगा गुरदासपुर की डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है। भाई जो जनगणना होती है वो तो 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। इसलिए वोटर लिस्ट को आप नहीं कह सकते नई है कि पुरानी, वो होनी, अपडेट होनी। विधानसभा चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, लोकसभा चुनाव होगा तो भी अपडेट होगी। आप 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस समय गुरदासपुर की लोकसभा की वोटर लिस्ट देख लीजिए, अभी 2024 में जो होने वाला चुनाव उसकी वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आपको बड़ा क्लियर मिल जाएगा आपके गुरदासपुर की वोटर लिस्ट, आपकी डेमोग्राफी बदल चुकी है बहुत तेजी के साथ। घुसपैठिए हो क्या रहा है, बंगाल के बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, वहां अंदर आते ही वहां टूर ट्रेवल वाले बैठे हुए, वो बस में भरते हैं। अब बस में भर के कभी भटिंडा पहुंचा देते हैं, कभी गुरदासपुर पहुंचा देंगे, कभी अमृतसर पहुंचा देंगे, कभी बटाला पहुंचा देंगे, कभी कहीं कहीं पहुंचा देंगे। यहां आए, उनके एजेंट यहां बैठे हुए हैं, 2000 रुपए लेते हैं, आधार बना के दे देते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट बना आधार, वैसे ही दलाल को पकड़ते हैं, 2 से 3,000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है। जैसे 2 डॉक्यूमेंट हुआ, दलाल को पकड़ते हैं नगर निगम के, वो उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जैसे 3 डॉक्यूमेंट होता है, फिर दलाल को पकड़ते हैं आरटीओ ऑफिस वाले को, वो 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, सीधे सीधे उनको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा देता है। और जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया, इलेक्शन आता है, पार्टी को बोलेंगे, किसी एक पार्टी को पकड़ेंगे, भैया हम तुम्हें वोट दे देंगे, बस मेरा नाम वोटर आईडी में जुड़वा दो। और चूंकि इलेक्शन के पहले वोटर आईडी अपडेट होती है, 4 डॉक्यूमेंट 5 डॉक्यूमेंट उनके पास होता ही है, वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता है। और वोटर आईडी में नाम जुड़ गया, उसके बाद वो बैंक में खाता खुलवा लेते हैं, और बैंक में खाता खुलवा के केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ भी लेते हैं। तो जो सेंटर वाली जितनी स्कीम चलती है आप लोगों के टैक्स के पैसे से, राज्य वाली जितनी स्कीम चलती है आप लोगों के टैक्स के पैसे से, उसका लाभ केवल भारत के लोग नहीं लेते, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी लेते हैं। जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। क्योंकि घुसपैठ तो समस्या है, घुसपैठ में 5 बार वाई लगाइए, अंत में मिलेगा आपको भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारियों पे भी बड़ी ईमानदार सरकार है आप वाली केजरीवाल जी की,
भगवंत मान जी की। नशा तस्करी के बाद एक वादा और भी था यहां पे कि पंजाब से क्या खत्म कर देंगे? भ्रष्टाचार। खत्म हो गया क्या? खत्म हुआ? पंजाब के किसी जिले से भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? किसी तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? यहां भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ। हां, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जेल में, मंत्री भी जेल में, सांसद भी जेल में, क्योंकि वादा तो कर दिया, निभाया नहीं। सरकार तो आ गई, वादा किया, सरकार बना लिया, लेकिन कानून तो बनाया नहीं। अच्छा, वादे भी देखिए, एक मेरी पीआईएल फ्रीबीज के ऊपर चल रही है कि भारत में मुफ्तखोरी रोका जाए। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। 225 लाख करोड़। भारत की जनसंख्या है 145 करोड़। प्रत्येक भारतीय पे 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। यानी इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं सबके ऊपर कितना कितना कर्जा है? आपके ऊपर भी, बेटे के ऊपर भी, नाती के ऊपर भी, पोते के ऊपर। इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता ने कल बोला हम 1-1 लाख रुपए दे देंगे, सरकार हमारी बना दो। कल बोला था ना, सुना होगा आप लोगों ने। मतलब 1.5 लाख का कर्जा पहले है, वो कह रहा है 1-1 लाख और दे दूंगा, यानी आपके ऊपर वो 2.5 लाख रुपए कर्जा चढ़वाने वाला। इसका, इन विषयों का चूंकि जो बहुत नीचे वर्ग है वो तो ध्यान देगा नहीं, वो अपने परेशान है। लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हैं इन विषयों को उठाइए, चूंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो हमारे सामने बैठा हुआ है, आप लोग जो बैठे हुए, आपकी संख्या बड़ी सीमित है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी संख्या बढ़ाने का एक ही तरीका है, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। क्योंकि आप जो जानते हैं, आप जो समझते हैं, उसको कम से कम 5,000 लोग और जाने। ये तभी हो सकता है जब आप उसको लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, और भी जो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं वहां उपयोग करिए। घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है हमारे। यह घुसपैठ रोकने का एक ही तरीका है, घुसपैठियों और उनके मददगारों की प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया जाए। बिना पॉलिटिकल मदद के घुसपैठ नहीं होती, बिना सरकारी कर्मचारियों के मदद के घुसपैठ नहीं होती। ये जो 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनते हैं, ये पैसा ले लेके बनते हैं। तरीका वही है, कानून बदलिए, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। कानून बदलिए, धर्मांतरण रुक जाएगा। कानून बदलिए, नशा तस्करी रुक जाएगी। कानून बदलिए, मानव तस्करी रुक जाएगी। और अगर इसको नहीं रोका गया तो जिस तेजी के साथ पंजाब से लोग पलायन कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ पंजाब के गांव खाली हो रहे हैं, याद रखिएगा उन खाली स्थानों पे कोई न कोई तो आके बसेगा। वो खाली जो गांव है वो खाली नहीं रहेंगे, वहां कोई न कोई आके बसेगा, और बसेंगे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और बसना शुरू कर चुके हैं। वो गांव आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस गांव से पलायन ज्यादा हो रहा है, उस गांव के आसपास झुग्गी डाल रहे हो। उस गांव के आसपास वो फल बेचना शुरू कर चुके हैं। उस गांव के आसपास वो ठेला लगाना शुरू कर चुके हैं। उस गांव के आसपास वो पंचर की दुकान बनाना शुरू कर चुके हैं। देख रहे हैं कि भैया इस गांव से तो लोग, एक एक बेटा है वो चला जा रहा है, 2-2 बच्चे हैं, 2 के दोनों चले जा रहे हैं। वहां बच्चे में बूढ़े और बूढ़ी, माता और पिता, उनकी सेवा के लिए उनको चाहिए होगा, फल चाहिए होगा, सब्जी चाहिए होगी, उनको अपनी बाइक चाहिए होगी, ठीक कराने वाला चाहिए होगा। तो कहां से आएगा? आ रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, 10 साल 20 साल के बाद अगर अभी हमने नहीं रोका तो पूरे गांव के गांव आपके चेंज हो जाएंगे, पूरे गांव की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये जो 3 पंजाब की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, धर्मांतरण, ड्रग स्मगलिंग और घुसपैठ, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक ये जो समस्याएं आ रही है रुकेंगी नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपकी बार आप लोग
आने वाले इलेक्शन में भी इसका ध्यान रखिए। एक नारा आजकल आया हुआ है, अब की बार, जोर से बोलिए, अब की बार। ये नारा आया क्यों, इसका आइडिया है आपको पूरा? आपको है? इस नारे के रचयिता को जानते हैं आप? 2022 में मैं तीन संडे अपने घर में था। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था भारत के। 2023 में मैं एक संडे अपने घर में था, 115 जिलों में गया था भारत में। 2023 में केवल एक संडे अपने घर में था, 12 नवंबर को, क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी। बाकी 51 शनिवार 51 रविवार में बाहर रहा। 2024 में वो संडे अभी तक आया ही नहीं कि मैं अपने घर में रहूं। अभी ऐसा कोई त्योहार आया नहीं संडे को जिससे अपने घर में रहूं। तो 2024 में, और आज ये गुरदासपुर मेरा 40वां जिला है 2024 में। ये नारा मैंने 2 साल पहले दिया था, अब की बार 400 पार। लेकिन जब मैंने दिया था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इसको ऑफिशियली बीजेपी उठा लेगी। चाहिए कि उसको समझिए, भारत का संविधान 125 बार बदला जा चुका है। संविधान में जो बदलाव होता है वो 2 तरीके से होता है। संविधान की जो धाराएं एक राज्य पे लागू होती हैं उनको बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जैसे आर्टिकल 370 पूरे देश पे लागू नहीं था, वो केवल कश्मीर पे लागू था, तो उसको बदलने के लिए लोकसभा में 50%, राज्यसभा में 50%, यानी नॉर्मल बहुमत चाहिए हो। लेकिन संविधान की और जो धाराएं हैं जो पूरे देश में लागू होती हैं, और सामान्यतया संविधान की 90% धाराएं पूरे देश में लागू होती हैं, बहुत कम लिमिटेड धाराएं हैं जो एक एक राज्य पे लागू होती हैं। उनको बदलने के लिए 2/3 बहुमत आपको लोकसभा में चाहिए और 2/3 बहुमत चाहिए राज्यसभा। जैसे आपको धर्मांतरण आपको रोकना है, एक तरीका तो ये कानून वाला है, लेकिन जो धर्मांतरण होने का जो उनको राइट मिला हुआ है वो मिलता है आर्टिकल 25 से, क्योंकि आर्टिकल 25 में एक शब्द आया प्रोपोगेट। वो प्रोपोगेट शब्द नेहरू जी की कृपा संविधान में आया था और उसने हमारा बहुत नुकसान किया। जैसे भारत का संविधान जब बना तो संविधान में 22 पार्ट हैं। प्रत्येक पार्ट के पहले एक चित्र होता था। जैसे एक पार्ट के पहले भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र था, एक पार्ट के पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र था, एक पार्ट के पहले गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, एक पार्ट के पहले गौतम बुद्ध का चित्र था, एक पार्ट के पहले भगवान महावीर का चित्र था, एक पार्ट के पहले हनुमान जी का चित्र था, एक पार्ट के पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र था, एक पार्ट के पहले क्या बोलते हैं अपना हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी, एक पार्ट के पहले राजा भरत का चित्र था। ऐसे 22 चित्र थे, 22 पार्ट हैं, 22 चित्र भी थे। अब इसको संविधान लागू होने से पहले ही नेहरू जी ने निकलवा दिया। निकलना बहुत आसान था, उनका बहुमत था, उनकी चलती थी, सारे लोग उनके ज्यादा, उनका वीटो पावर चलता, तो उन्होंने निकलवा दिया एक झटके से। लेकिन उसका नुकसान बहुत हुआ, और ये जो चित्र डाले गए थे ये बहुत सोच समझ के डाले गए थे। और आज पंजाब की धरती से इसका मुझे वर्णन इसलिए भी करना पड़ेगा, संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। पंजाब के लोग इसको ध्यान से सुने, कितनी बड़ी गद्दारी किया कांग्रेस ने। संविधान का पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, और पार्ट 15 से पहले गुरु गोविंद सिंह का चित्र रखा गया था। क्यों रखा गया? गुरु गोविंद सिंह का चित्र इसलिए रखा गया था कि चूंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां गुरु गोविंद सिंह जी के रास्ते पे चले और
वोटर वोट देते समय उसको वोट दे जो पॉलिटिकल पार्टी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे ज्यादा विचारों को फॉलो करे। अगर आज वो चित्र रहा होता तो नजारा कुछ अलग होता। आज अगर गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र रहा होता तो स्कूलों में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ाने में कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर भगवान राम का चित्र रहा होता तो वाल्मीकि रामायण को, रामचरितमानस को स्कूलों में पढ़ाने पे कोई रोक नहीं सकता। अगर भगवान कृष्ण का चित्र रहा होता, भगवत गीता को स्कूलों में पढ़ाने पे कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बीच में रोक नहीं लगा सकती। लेकिन चित्र निकल गए। अब दोबारा अगर उन चित्रों को लाना है तो आपको लोकसभा में भी 2/3 चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए। राज्यसभा में इस समय 2/3 तो छोड़िए, नॉर्मल मेजॉरिटी से भी 4 सीट कम है। 117 सीट है एनडीए की, चाहिए 121, है कितना 117, तो 4 कम है। तो यानी अलग अलग तो 2/3 हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता यह होता है आप ज्वाइंट सेशन बुलाओ लोकसभा राज्यसभा का, वहां संसद के अंदर ज्वाइंट सेशन बुलाइए। जैसे ये बीच का रास्ता है, एक तरफ लोकसभा को बैठाइए, एक तरफ राज्यसभा को बैठाइए और वहां पे प्रस्ताव पास करिए जिसमें 2/3 लोग इसका सपोर्ट करें। तो ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब होता है 521 सांसद, 521। तो 521 टोटल चाहिए। राज्यसभा में 117 है, 521 माइनस 117 हो गया 404, 404। इसलिए मैंने नारा दिया था अब की बार अगर आप चाहते हैं कि पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे। अभी क्या हो रहा है? पंजाब की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी पुलिस बुलडोजर चलाती रहती है, बंगाल वाली पुलिस एफआईआर भी नहीं दर्ज करती, संदेश खाली हो जाता है। अगर हम चाहते हैं पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम करे तो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंट में ले जाना पड़ेगा और स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंट में ले जाने के लिए 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा, अलग अलग तो हो नहीं सकता। तो ज्वाइंट सेशन में 2/3, राज्यसभा में 117 है, इसलिए लोकसभा में अब की बार अगर आपको अपीजमेंट पॉलिटिक्स रोकना है, तुष्टीकरण रोकना है, तुष्टीकरण रोकने के लिए माइनॉरिटी कमीशन खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री करना पड़ेगा, सब जो योजनाएं होगी सब गरीबी के आधार पर करनी पड़ेगी। आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट बदलने के लिए 2/3 चाहिए। 2/3 के लिए अब की बार ऐसे ही जो प्रोपोगेट वर्ड आया आर्टिकल 25 में उसको निकालना है, फिर वही 400 पार। भारत में समान शिक्षा लागू हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े लेकिन सिलेबस करिकुलम कॉमन हो, वो लागू करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। उसके लिए अब की बार 400। भारत में जजों की नियुक्ति के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो, आर्टिकल 312 में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 312 में संशोधन करने के लिए अब की बार 400। ऐसे 20 काम करने पड़ेंगे। संविधान में 125 संशोधन पहले हो चुका है। एक तो बड़े कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, जब संविधान बदलने की बात करो कहते हैं तो संविधान खत्म कर देंगे। संविधान बदलना, संविधान खत्म करना अलग अलग चीज होती है। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, पहले बदला जा चुका है। अगर उसमें 10 बार और बदलना है तो क्या दिक्कत है भैया? देश के भले के लिए बदल देना चाहिए। भारत के लोग संविधान के लिए नहीं बने हैं, यह संविधान भारतीयों के लिए बना हुआ। यह संविधान बना है कि भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे, भारत की परंपरा सुरक्षित रहे, हमारे गुरुओं का संस्कार सुरक्षित रहे, हमारे गुरुओं का विचार सुरक्षित रहे। और उसको सुरक्षित करने के लिए जो बदलाव करना चाहिए करना चाहिए। अल्टीमेटली भगत सिंह जी केवल इस वाले भारत के लिए लड़े थे या उस वाले भारत के लिए भी लड़े थे? अरे भगत सिंह जी ने जो बलिदान किया केवल वर्तमान भारत के लिए बलिदान किया था क्या? उन्होंने उस वाला जो ज्वाइंट भारत के लिए किया था ना। भगत सिंह का जन्म कहां हुआ? भगत सिंह को फांसी कहां हुई? वहां भगत सिंह जी जयंती मनाई जाती है क्या? वहां भगत सिंह जी के बलिदान दिवस मनाया जाता है क्या? हम ही लोग मनाते हैं, उधर वाले नहीं मनाते। ये हमें समझना पड़ेगा।
तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता सुरक्षित रहे, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए 400 पार करना पड़ेगा। मैं आगे आगे कुछ बोलता हूं, पीछे से आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए, अब की बार 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, आवाज नहीं आ रही है, ऐसे नहीं होगा 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी की कुरीतियां खत्म करने के लिए, गुलामी की परंपराएं बदलने के लिए, गुलामी के टैक्स खत्म करने के लिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, समान शिक्षा लागू करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, राम राज्य लाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतनी देर से सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब की बार 400 पार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। सिर्फ 2 मिनट का कार्यक्रम बाकी है, आप प्लीज आराम से बैठिए। अभी अश्विनी जी हमारे बीच में हैं।